Hello students, welcome in class 5. Today I will explain you chapter 2 of EVS. This chapter 2 is included in your science portion and the name of your chapter is All Together. In this chapter we have to learn about the necessary facilities which are required to survive and from where we get that all. Journey of grains, vegetables and fruits from field to our dinner table, and story of disabled child Rupal. So let's start our chapter all together. We use air, water and food. Sometimes we see them being misused. हम हवा, पानी और खाने का उपयोग करते हैं, पर हम अक्सर देखते हैं कि हम इसका दुरुपयोग करते हैं यानी मिसयूज़ करते हैं, यानी ज़रूरत के बिना भी उपयोग करना, पानी जितना चाहिए उससे ज़्यादा लेकर बाकी का वेस्ट कर देना, या तो खाना ज़्यादा लेकर पूरा ना खाकर उसे डस्टबिन में फेंक देना, या तो हवा में जो पॉल्यूशन है वो फैला के उसका एब्यूज़ करना। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग वातावरण का मिसयूज़ करते हैं। अब एनवायरनमेंट गिव अस लैंड टू ग्रो फूड एंड बिल्ड हाउसेस। अब ये जो हमारा वातावरण है वो हमें रहने के लिए ज़मीन देता है जिस पर हम घर बना सकते हैं, और खाने के लिए, सरवाइव करने के लिए अनाज उगाने की ज़मीन देता है। सो डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? तो अब आप ये सोच के बताइए कि जब हमारा वातावरण हमें इतनी सारी ज़रूरत की चीज़ें देता है तो क्या हमने कभी उसे प्रिजर्व करने के लिए यानी संभालने के लिए या लंबे समय तक हमें वो मिलती रहे इसके लिए हमने क्या कभी कुछ किया है? आवर कंट्री इज़ अ कंट्री विथ रिच डाइवर्सिटी। हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत ही विभिन्नताओं से भरा हुआ है, यानी बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे इस भारतवर्ष में। आवर कंट्री शोज डाइवर्सिटी इन रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस। तो अब हमारे भारतवर्ष में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, यानी क्या डिफरेंट चीज़ें मिलती है या क्या डिफरेंस है हमारे भारतवर्ष में? तो रिलीजन, धर्म के बहुत अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं। कास्ट, बहुत अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं। लैंग्वेज भी बहुत अलग अलग हम लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं, औरत है, आदमी है, अलग अलग सेक्स या जेंडर के लोग मिलते हैं, और अलग अलग स्टेटस के भी हैं, यानी बड़ा, छोटा, गरीब, अमीर, इस तरह से बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हमारे इस देश में हैं। Although these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. We should think about where these facilities are derived from. अब आप खुद सोचिए कि इतनी सारी डिफरेंस चीज़ें हैं तो भी हम जितने भी इस भारत के लोग हैं उन सबको इक्वल फैसिलिटीज़ मिल रही है। तो आप ये खुद सोचिए कि ये सारी फैसिलिटीज़ आती कहाँ से हैं? ठीक है, सो हियर वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट फैसिलिटीज़ वी आर गेटिंग एंड हाउ मच वी आर अलर्ट रिगार्डिंग देम। तो अब हमें नीचे इस फैसिलिटीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करना है कि हमें ये कहाँ से मिलती है या कैसे मिलती है, और उसके बारे में हम कितने अलर्ट हैं, सजग हैं कि हमें अगर वो फैसिलिटीज़ मिलती है तो किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए, या तो ये फैसिलिटीज़ पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक स्टोरी दी है एक आर्यन नाम के बच्चे की जो अहमदाबाद से आया था। सो वंस अ बॉय नेम्ड आर्यन रीच्ड अहमदाबाद। सॉरी, वो अहमदाबाद आया। नोबडी नोज़ वेयर ही केम फ्रॉम। कोई भी नहीं जानता था कि वो अहमदाबाद कहाँ से आया है, यानी वो पहले कहाँ रहता था। वेयर ही स्टे एंड व्हाट विल ही डू टू गेट फूड। ये भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ रहेगा यहाँ आने के बाद, या तो उसे खाने के लिए चीज़ें कैसे मिल पाएगी, खाना कैसे मिलेगा। अब इतनी बड़ी सिटी में वो अकेला था, तो वो रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या
क्या उसे फेस करना पड़ेगा कि कोई नहीं जानता। ऑल आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय आवर पेरेंट्स। क्योंकि हमें खाना कहाँ से मिलता है या रहने के लिए जगह कैसे मिलती है, इन सब के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। तो हमें इसकी अहमियत नहीं पता है कि इसके पाने के लिए, यानी जो खाना हम खाते हैं उसके पीछे, या जहाँ हम रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, ये जो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है उसके लिए हमारे पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं ये हम नहीं जानते, क्योंकि उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। बट यहाँ जो ये आर्यन आया है, वो लड़का अकेला है, तो अब उसे खाना कैसे मिलेगा, रहने की जगह कैसे मिलेगी, इसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता है। बट हु विल हेल्प दिस बॉय, वॉट विल हैपन टू हिम। अब इस अकेले लड़के की हेल्प कौन करेगा, आगे उसका क्या होगा, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। इसी आर्यन के लिए यहाँ पर पिक्चर बेस्ड स्टोरी दी हुई है जिसे हमें एक्सप्लेन करना है। पहला पिक्चर देखते हैं। तो आर्यन नाम का जो लड़का बताया गया है वो अहमदाबाद आया। न उसके पास रहने की कोई जगह है, न उसके पास कोई वस्तु भी नहीं, कोई सामान भी नहीं है जो उसके लिए उपयोगी हो सके। तो अब वो बैठ के दूसरे पिक्चर में रोड के किनारे बैठ के सोच रहा था कि अब मैं कहाँ रहूँगा, क्या खाऊँगा। तब उसकी नज़र रोड के साइड में 2 पाइप पे पड़ती है जो सीमेंट की बनी हुई है। उसने सोचा अभी काफ़ी देर से यहाँ बैठा हूँ तो चलो वहाँ जाके थोड़ा आराम करता हूँ। तो वो सीमेंट की उस पाइप में जाके बैठता है और थोड़ा सा आराम करता है। फिर उसे वहाँ थोड़ा रिलैक्स मिला, तो उसने सोचा चलो जब तक कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं होता है तब तक इसी पाइप में रहा जाए। तो उसने पाइप में रहना शुरू किया। नेक्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं आप, वहाँ पर खाना बनाने लगा। थोड़ी थोड़ी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसकी डेली यूज़ की वो उसने इकट्ठा कर ली थी। तो कमाने लगा और वहाँ पर सरवाइव करना चालू किया। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे जिसमें ग्रीन शर्ट पहने हुए एक लड़का दिखाई देता है, वो भी उसी जगह आता है। अब ये कहाँ से आया है, किस जगह से आया है, इसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब ये भी अकेला है, ये भी सोच रहा है कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे खाना मिलेगा मुझे। तब इसकी नज़र आर्यन के ऊपर पड़ती है जो वो पाइप में रहता था। वो आर्यन के पास जाता है, उससे थोड़ी बातचीत होती है, शायद बात करता है, देखता है क्या करे। तब उसने भी सोचा कि मैं भी अकेला हूँ। आर्यन ने सोचा कि अब इसको भी ज़रूरत है, चलो इसको भी यहाँ अपने साथ रख लेता हूँ। तब ये लड़का आर्यन के साथ रहने लगा। तो आप ये देखो कि इस लड़के के हाथ में कोई चीज़ दिखाई दे रही है। तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये चीज़ दिखा के वो आर्यन को बता रहा होगा कि इसको अगर हम उपयोग करके रहेंगे तो दोनों साथ में अच्छे से रह पाएंगे। तो देखते हैं कि वो चीज़ क्या थी। तो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है कि वो चीज़, मान लेते हैं कि उसके पास शेड था, कपड़ा जिससे वो शेड बना सकता था, और वुडन स्टिक्स। तो उन लोगों ने वुडन स्टिक्स लाया और उस पर शेड बना दिया। तो थोड़ी सी और जगह मिल गई उनको, बाहर भी बैठ सकते थे वो आराम से रोड पर, और इस शेड से उनको जो धूप थी उससे भी बचाव मिल सकता था। तो थोड़ा सा बेनिफिट था इन दोनों को साथ में रहने का। नेक्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दोनों एक साथ में खाना पका रहे हैं। तो जो इस पिक्चर से डिस्कस करने पर ये हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अकेले रहते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा बर्डन वाला हो जाता है। हमें अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, कमाना अकेले पड़ेगा, फिर घर पे आके खाना भी बनाना, सामान खरीदने जाना और अकेले ही रहना। तो अगर कोई साथ में रहता है तो काम आसान हो जाता है। एक तो आपको किसी का साथ मिल जाएगा बात करने के लिए या रहने के लिए। दूसरा, अगर वो आपके साथ रहता है तो आपको काम में भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि काम बँट जाएगा, आधा काम वो करेगा, आधा काम आप करेंगे। तो यहाँ पर साथ में रहने से दोनों को बेनिफिट था।
सो इसी पिक्चर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि आर्यन कहाँ से आया था तो कहाँ रहेगा। तो पहला हाउस आर्यन का क्या था? सीमेंट पाइप। सो कौन सी फैसिलिटीज़ थी आर्यन के पास? तो रहने के लिए तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी उसके पास, बट सीमेंट पाइप की वजह से उसको रहने की जगह मिलती है और फिर उसी में वो रहता है, खाना पकाता है, सोता है। फिर कौन कौन सी अनदर फैसिलिटीज़ आर्यन को मिली उस लड़के के साथ रहने से? तो उसको शेड मिलता है और मैट मिलती है। तो मैट से वो रूफ बना सकते थे जिससे थोड़ा सा आराम मिला उन लोगों को। तो इससे क्या होता है कि दोनों को बेनिफिट मिला एक दूसरे के साथ में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु विल बी बेनिफिटेड ड्यू टू द बोथ द बॉयज़ बीइंग टुगेदर। अब दोनों के साथ रहने से किस व्यक्ति को, किस बच्चे को ज़्यादा फ़ायदा था? ये तो हम कह नहीं सकते ना किसको फ़ायदा था, दोनों को ही फ़ायदा था एक दूसरे के साथ रहने से। अब साथ रहते रहते इन लोगों को अलग अलग फैसिलिटीज़, जैसे कमाने चालू करेंगे, पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो अच्छा खाना भी मिलेगा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी धीरे धीरे वो लोग डेवलप कर सकते थे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसका आंसर्स यही सब चीज़ें हैं कि उनको रहने से फ़ायदा है, खाना मिलता है, तो साथ में यूटिलाइज़ करने के लिए तो बेनिफिट है दोनों का साथ रहना। तो अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लिव। तो हमें कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जिससे हम सरवाइव कर सकते हैं, ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? तो हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, उसके अलावा कपड़े चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए और उसके साथ दूसरी फैसिलिटीज़ चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि व्हाट इज़ मेड फ्रॉम व्हाट। कौन सी चीज़ किससे बनती है या कहाँ से मिलती है। पहले पिक्चर का डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर आपका है कॉट। ठीक है। ये कॉट जो है वो देखने से आपको पता चल रही है कि लकड़ी से बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है कि कॉट इज़ मेड फ्रॉम वुड। जो खटिया है वो लकड़ी से बनी हुई है। वुड कम्स फ्रॉम ट्री। लकड़ी कहाँ से मिलती है? हमें पेड़ से मिलती है। हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमारी ड्यूटी क्या आती है? आई शैल मेंटेन द ट्री। अब अगर ये चीज़ें हमें ज़रूरत की चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ट्री को संभालना पड़ेगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरे दो पिक्चर देख लें। तो सेकंड जो पिक्चर है उसमें खाने की थाली दिखाई दे रही है और उसमें खाने की चीज़ें रखी हुई हैं। तब आप ये सोचेंगे कि दाल चावल रोटी सब्जी या तो सैलड है या तो कोई और चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो अनाज से मिलती है। ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो थाली में बनी हुई चीज़ें हैं मेड फ्रॉम ग्रेन्स, बीन्स एंड वेजिटेबल्स। और वो सब कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट्स से मिलते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें खाना अगर हमेशा मिलता रहे तो हमें प्लांट की रक्षा करनी चाहिए। वी हैव टू मेंटेन प्लांट्स। ठीक है। अब थर्ड पिक्चर दिया है जिसमें कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ये कॉटन के कपड़े हैं। कॉटन कहाँ से आता है? कॉटन भी प्लांट्स में से उगता है। तो कॉटन बनता कहाँ से है? प्लांट में से। अगर कपड़े चाहिए पहनने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कॉटन प्लांट को संभालना पड़ेगा, उसकी भी रक्षा करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें हमेशा हम तक मिलती रहे, इसके लिए हमें उन सबको अच्छे से संभालना चाहिए, उसका अच्छे से प्रिजर्वेशन करना चाहिए, यानी संभाल के रखना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ पिक्चर है, ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है। पहले हम पिक्चर ऑब्जर्व कर लें। पहली पिक्चर में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो अनाज बोरे में भर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये किसान अपने खेत में खड़ा है।
सो इस जो डिस्क्रिप्शन है ये डिस्क्रिप्शन है हमारे जर्नी की। किसकी? ग्रेन्स की, वेजिटेबल्स की या तो फ्रूट्स की। सो यात्रा जिसे कहते हैं जर्नी, कि हमारे डाइनिंग टेबल तक जो खाने की चीज़ें आती है कहाँ से आती है। सो पहले तो पता है कि वो खेत में उगती है। खेत में किसान अनाज उगाता है, वेजिटेबल्स उगाता है, फ्रूट्स को उगाता है। तो उसके बाद जब वो पक जाते हैं तो उसको कट करके सुखाने के बाद अनाज को वो बोरियों में भरता है। बोरियों में भरने के बाद सेकंड पिक्चर जहाँ देखेंगे वो गोडाउन की है। तो बोरी में भरने के बाद सब कुछ मेंटेन करके सारा जो अनाज था उसे पैक करके वो गोडाउन तक पहुँचाता है। अब गोडाउन में वहाँ वो बेच के आता है। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि गोडाउन में से ही, अब गोडाउन से हम तो गोडाउन से सामान खरीदने नहीं जाते हैं, हम दुकानों पे जाते हैं। तो गोडाउन पे छोटे छोटे दुकान वाले उस गोडाउन में जाते हैं और वहाँ से वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर अपनी दुकान तक रखते हैं। तो दुकान तक लेके जाते हैं और वहाँ से हम चीज़ें खरीदते हैं। तो यहाँ थर्ड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक लेडी सब्ज़ी खरीद रही है। तो सब्ज़ी खरीदने के लिए भी उसे वेजिटेबल वेंडर के पास जाना पड़ता है। और पीछे आप देखें तो वहाँ पर यानी इसी तरह की दुकानों से आप अनाज भी खरीदते हैं। तो चलो घर में से मार्केट से आपने अनाज खरीद लिया, अब उसे घर में लेके आएंगे। तो जैसे ही आपने मार्केट से चीज़ें खरीदी हैं वैसी की वैसी तो आप उसे खाने के लिए उपयोग में नहीं लेते हैं, उसकी कुछ प्रिपरेशन होती है। तो मान लेते हैं कि हम गेहूँ लेके आए, तो गेहूँ से तो रोटियां बनानी है, तो गेहूँ से डायरेक्ट तो रोटी बनेगी नहीं, उसका पहले आटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ फोर्थ पिक्चर में लेडी एक हैंड ग्राइंडिंग मिल है उससे, हाथ से चलने वाली घंटी है, उससे गेहूँ से आटा बना रही है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं जो ये हाथ से कर रही है वो हमारे घरों में अब तो नहीं होती है। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, या तो घर घंटी होती है, जो घर में घंटी रखते हैं उसमें आटा बनाते हैं, या तो हमारी सोसाइटीज़ के आसपास में एक दुकान होती है जहाँ पर आटा पीसता है, गेहूँ पीस के आटा बना के हम लोग लेके आते हैं। चलिए ये काम तो हो गया कि आटा तैयार हो गया। अब आटा डायरेक्ट तो खाना नहीं है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उसमें आटे में पानी मिला के उसका एक डो तैयार करते हैं। ये लेडी जो बैठे हैं देखे थाली में डो तैयार कर रही है, रोटियां बनाने के लिए आटा गूँथ रही है। तो आटा गूँथ के उसका लुआ तैयार करते हैं, फिर उसमें से वो रोटी पकाती है। और लास्ट वाले पिक्चर में वो लेडी दिखाई दे रही है कि वो खाना बना रही है। ये पूरे पिक्चर के डिस्क्रिप्शन देखें तो हमें ये पता चलता है कि हमारे घर में जो हम अनाज खाते हैं वो कैसे कैसे ट्रैवल करके हमारे टेबल तक पहुंचता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टोरी है हमारी। इस स्टोरी में पहले ये पिक्चर को डिस्क्रिप्शन देखिए कि एक पिक्चर में खिड़की के बाहर एक लड़की यूनिफॉर्म पहने स्कूल बैग लेके स्कूल जा रही है, और वहीं दूसरी लड़की जो अपने घर में खिड़की से उस लड़की को स्कूल जाते हुए देख रही है। ये जो पिक्चर है वो पिक्चर एक लड़की की लाइफ के बारे में बता रहा है जिसका नाम रूपल है। अ यंग गर्ल रूपल अलॉन्ग विथ ऑल द अदर चिल्ड्रन इन विलेज वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। एक यंग लड़की है रूपल नाम की, जो उसके आसपास में उसके गांव में रहते बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है। सी आस्क्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल। उसने अपने पापा से पूछा था स्कूल जाने के लिए, बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। बट रूपल स्कूल नहीं जा सकती है। अब हमें इसके बारे में अभी तो नहीं बताया कि रूपल क्यों स्कूल नहीं जा सकती है। ठीक है, तो आगे जैसे जैसे स्टोरी आएगी हमें पता चलती जाएगा कि रूपल स्कूल क्यों नहीं जाती है। उससे पहले आपके लिए 2 क्वेश्चंस लिखे हैं कि हाउ डू यू गो टू स्कूल एंड हु अमंग यू डज नॉट गो टू स्कूल वाई। तो ये पूछ रहा है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, यानी किसके साथ जाते हैं, या आपके आसपास में कौन ऐसा है जो स्कूल नहीं जाता है और
क्यों नहीं जाता है। तो ये आप नोटिस करके ये आप एक्टिविटी करिएगा। आगे हम स्टोरी देखते हैं रूपल की। अब जो पिक्चर दी हुई है उससे आपको पता तो चल गया कि रूपल को स्कूल जाना है, पर वो क्यों नहीं जा पा रही है। रूपल बैसाखी पे चल रही है, दिख रहा है पिक्चर में आपको। सो स्टोरी में लिखा है रूपल यूज्ड टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन। अब रूपल को ये महसूस तो होता है कि मुझे स्कूल जाना है, बट वो स्कूल नहीं जा पा रही है दूसरे बच्चों की तरह। क्यों? क्योंकि वो बाकी जो बच्चे हैं उनकी तरह नहीं है। शी वॉज डिफरेंट, वो बिल्कुल अलग है। शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स, वो बाकी बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकती है। शी वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडी, बट वॉट कैन बी डन। उसे स्कूल जाने की बहुत इच्छा है और उसे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, पर क्या करें, वो नहीं कर पा रही है। अब फिर से आपके लिए क्वेश्चन दिए हैं, वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल एंड वॉट डू यू लाइक इन द स्कूल। ये आपको पूछ रहे हैं कि आपको स्कूल जाना क्यों पसंद है, या तो आपको स्कूल में क्या पसंद है। वॉट डू यू डू इफ़ यू कैन नॉट कम टू स्कूल। अब आप जब स्कूल नहीं जाते हैं तब आप क्या करते हैं, ये आपको सोच के बताना है। आपने छुट्टी की है तो आप बताइए कि आपने कैसे स्पेंड किया। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देखें, स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। अब पिक्चर में देखेंगे तो रूपल अब व्हीलचेयर पे बैठी है और एक लड़का उसकी व्हीलचेयर को उसके स्कूल तक लेके जा रहा है। सो अब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग सिंस चाइल्डहुड। अब यहाँ बताया गया कि रूपल क्यों स्कूल नहीं जा पा रही थी। रूपल को पोलियो है, जब वो छोटी थी तब उसे पोलियो हो गया था और उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो शी कुड नॉट वॉक देंस, इस पोलियो की वजह से वो चल भी नहीं पाई। उसके बाद से जब से उसको पोलियो हुआ है बचपन में, तब से वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही है, चलना तो दूर की बात है। बट वंस सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर। बट एक बार किसी ऑर्गेनाइजेशन ने यानी संस्था ने उसे व्हील चेयर डोनेट की यानी दान किया। जिस पर बैठे दिख रहा है ना पिक्चर, वो व्हील चेयर है, यानी उससे वो आराम से कहीं भी आ जा सकती है। सो जब वो पैर पर अपने पैर से चल नहीं सकती तो बैसाखी से बहुत लंबा तो चलने में उसे थकान लगेगी। तो किसी संस्था ने उसे व्हील चेयर दिया, तो जिस पर वो बैठकर आराम से अपने घर में या तो बाहर भी जा आ सकती है। शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ अ नेबरिंग बॉय। वो स्कूल आने लगी, अपने पड़ोस में एक लड़का था उसकी मदद से। वो देख ही रहा है आपको कैसे मदद कर रहा है, वो व्हीलचेयर को धक्का देके रूपल को स्कूल तक लेके आ रहा है। अब फिर से थिंक एंड से लिखा है कि डू यू हेल्प एनीबडी, आपने कभी किसी की मदद की है। डज एनीवन केम टू स्कूल विथ योर हेल्प, क्या कोई ऐसा है जो आपकी मदद से स्कूल आता है। हु कैन केम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली, कौन है ऐसा जो सिर्फ आपकी मदद से ही स्कूल आ सकता है। एंड हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव अ फियर टू कम टू स्कूल। अब आप बताइए कि आप ऐसे बच्चे का कैसे मदद कर सकते हैं, ऐसे बच्चे की जो स्कूल आने से डरता हो। तो आप सोच के बताइएगा। अब यहाँ पर पिक्चर देखते हैं। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि रूपल स्कूल गई है, उसके हेडमास्टर भी उसकी हेल्प करते हैं, उसके आसपास के लोग भी उसकी मदद करने लगे हैं। अब रूपल खुश भी दिख रही है क्योंकि उसे स्कूल जाना पसंद था, उसे पढ़ना अच्छा लगता था, जो अब वो कर पा रही है ना। एवरीबडी वेलकम्ड हर। जब वो स्कूल गई तो सभी ने उसका वेलकम किया। रूपल इज़ हैप्पी टुडे, रूपल आज खुश है। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में पहुंच गई है जहां उसको पढ़ना था। ठीक है, हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू,
अब वो स्कूल गई तो उसके माँ बाप भी बहुत खुश हैं। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी। रूपल को देखकर बच्चे और जो विद्यार्थी हैं उसके साथ के बच्चे और टीचर भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि रूपल स्कूल में पढ़ना चाहती थी, बहुत पसंद है उसको पढ़ना। तो आज रूपल खुश है तो सभी लोग, बाकी के सभी भी खुश हैं। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल एंड व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल। किसकी मदद से रूपल स्कूल पहुँची थी? तो उसके पड़ोस के बच्चे की वजह से। एक लड़का था उसके पड़ोस में, वो उसको स्कूल लेके जाता था, उसने मदद की थी रूपल की। ठीक है। और फिर स्कूल जाके रूपल ने क्या देखा? तो गार्डन देखा, क्लासरूम्स देखे, प्लेग्राउंड देखा, टीचर से मिली, स्टूडेंट से मिली। ठीक है। अभी यहाँ पर फिर से स्टोरी है, कंटिन्यू। रूपल स्टडीज अलोंग विथ ऑल द चिल्ड्रन, टेल स्टोरीज, सिंग सॉन्ग्स, आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम, एवरीबडी हेल्प्स रूपल। अभी क्लासरूम में दिखा रहे हैं कि रूपल स्कूल गई, दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने लगी, वो स्टोरीज़ भी उसको सुनने को मिली, या वो भी स्टोरी दूसरों को सुनाती है, गाना गा सकती है, और क्लासरूम में जो भी क्वेश्चंस टीचर पूछते हैं उसका आंसर भी देती है। रूपल की सभी लोग मदद करते हैं। तो यहाँ आपको भी कभी कभी या अक्सर जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो उसे मदद करनी चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हु ऑल माइट हेल्प रूपल, किसने किसने रूपल की मदद की। इन विच वर्क ऑफ दिस स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, कौन कौन से दूसरे ऐसे काम हैं स्कूल के अंदर जिसमें रूपल को मदद चाहिए दूसरों से। हुम डू यू कम टू स्कूल विथ, आप किसके साथ स्कूल आते हैं। ठीक है। अब फिर से यहाँ एक स्टोरी आई है। अब लिखा है सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। अब यहाँ पर हमें पिक्चर देखना है और पिक्चर के बेस पर स्टोरी बतानी है। सो अगर आप ध्यान से देखें पिक्चर्स को सारी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टोरी किसके बारे में है। मटका कौन बनाता है? पॉटर। पॉटर मेक्स अ पॉट। सो ये स्टोरी जो है वो पॉटर के विषय में है, कुम्हार जिसे कहते हैं हम लोग। सो मे भी स्टोरी ऐसी हो सकती है कि कुम्हार एक गांव में रहता था, और हमें ये भी पता है कि जो पॉटर है, कुम्हार है, उसका सबसे हेल्पफुल पर्सन, जो व्यक्ति दूसरा पार्ट है, वो है डोंकी। सो आप देख रहे हैं फर्स्ट पिक्चर में कुम्हार के साथ में, पॉटर के साथ में डोंकी दिखाई दे रहा है। अब फर्स्ट पिक्चर के अंदर कुम्हार कर क्या रहा है? मिट्टी खोद रहा है ना। तो मिट्टी, क्योंकि कुम्हार को, जो पॉटर है, उसे तो मिट्टी ही चाहिए ना बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए उसे मिट्टी की ज़रूरत है। सो वो खड्डे खोद के मिट्टी को इकट्ठा कर रहा है, और वो किस पर रख के गांव तक लेके आता है? आप ध्यान दें तो गधे के ऊपर 2 बोरियां रखी हैं, उसमें वो मिट्टी भर के अपने घर तक लेके आता है। सो मान लेते हैं कि ये डेली का काम है पॉटर का, क्योंकि आज मिट्टी थोड़ी सी लेके गया, वो घर जाके आराम करने के बाद मिट्टी से, उसी से बर्तन बनाता है, तो मिट्टी ख़त्म हो जाती है। दूसरे दिन फिर से वो गांव के बाहर जाके मिट्टी खोद के लेके आता है डोंकी के ऊपर, और फिर से वो मटका या तो कोई भी मिट्टी का बर्तन बनाता है। सो डेली इन द मॉर्निंग पॉटर वेंट आउट ऑफ द विलेज, डग क्ले, डग करना यानी मिट्टी खोदना, लोड करके डोंकी से घर तक लेके आता है। पर वो घर पे लाने के बाद तुरंत उसी से मिट्टी से बर्तन नहीं बनाना चालू करता है, वो मिट्टी को भिगाता है, पहले पानी डाल के उसे सोक करता है। अब गीली मिट्टी होगी तब उसको आकार दे के वो बना सकता है बर्तन। सो ये सब काम करने के बाद क्या करता है? चलो मान लेते कि मिट्टी ले आया, मिट्टी में उसने पानी डाला और एक लुगदी जैसे तैयार करी, डो जैसे आटा से रोटी बनाते हैं ना हम लोग, वैसा कुछ डो तैयार करता है ढीला। फिर उसे क्या करता है? तीसरे वाले पिक्चर पे देखा आप ध्यान पे, तो तीसरे वाले पिक्चर में पॉटर व्हील के ऊपर वो मिट्टी का पूरा
रख देता है और उसके बाद उसको हाथ से पॉटर वो व्हील को घुमाता है और घुमाने के बाद हाथ से वो आकार देके अलग अलग मटके का आकार देके या कोई बर्तन बनाता है। चलिए, ये बर्तन तो बन गया, अलग अलग साइज़ के आपने मार्केट में देखे होंगे, छोटे बड़े मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े डिज़ाइनिंग वाले पॉट्स, ठीक है। सो ये अपने हाथ से बनाता है। अब ये बन गया, उसके बाद क्या करेंगे? वो बनने के बाद तुरंत थोड़ी वो मार्केट में लेके जाता है, उसे वो सुखाता है, क्योंकि गीला अगर होगा तो हल्की सी ठोकर से भी वो टूट जाएगा। तो क्या करता है, उसे वो भट्ठी जिसे बोलते हैं ना, तो उसे गरम करके फर्नेंस में गरम करके ओवन में पॉट को मजबूत बनाता है। मिट्टी जो होती है, कच्ची मिट्टी में अगर कोई चीज़ आप डालोगे तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगी, तुरंत टूट जाएगी या अपना आकार खो देगी। तो जब तक वो सूखती है, उसके अंदर का पानी सूख जाता है, सूखने के बाद वो आकार एज इट इज़ रहता है, पर वो बर्तन मजबूत हो जाता है। तो अब जब मजबूत बन जाता है सूखने के बाद, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। गीले में अगर आप उपयोग करने जाएंगे तो वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। तो बेक करने के बाद वो पॉट रेडी हो जाता है, फिर उसको व्हीकल पे लोड करके, देखिए आप 5th पिक्चर में ट्रक में लोड कर दिया है और ट्रक में लोड करके वो मार्केट में ले जाता है और बेचता है। बेचने के बाद वो जो पैसे आते हैं उससे अपना घर का काम चलाता है, यानी ज़रूरत की सारी चीज़ें खरीद के अच्छे से सरवाइव कर सकता है। तो ये पॉटर की स्टोरी हो गई। अब यहाँ पर उसके बेस पे वापस कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि पॉटर के लिए घास कहाँ से लाता है, पानी कहाँ से लेके आता है मिट्टी को भिगाने के लिए, और दूसरा कौन उसकी हेल्प करता है, या तो फिर पॉट को जो बना लेता है, कच्चा बर्तन बनाता है, उसके बाद उसको पकाने के लिए क्या ज़रूरत है उसको, और हीट करने के लिए क्या क्या चीज़ें मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है, फिर उसके बाद परचेज़ क्या करता है पॉट, और आपको फिर ये जो पॉट बना के लाता है उसका आप क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। पहला तो पानी भरने के लिए आता ही है कि मटके में पानी भर के हम पीते हैं, बट कभी कभी कुछ बड़े बड़े मटके होते हैं जिसके अंदर अनाज भरा जाता है, या तो आप देखते हैं पूजा में भी कहीं कहीं छोटी छोटी मटकियाँ काम आती है, ठीक है। और दिवाली पर आप देखते हैं तो कोड़िया जो बोलते हैं ना, दिया बनाते हैं तो उसके अंदर वो, तो ये सारी चीज़ें पॉटर बनाता है। अब आगे हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर प्रोफेशन की बात में आ रही है कि थिंक एंड राइट। वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। अब आप बोलें कि पॉटर ने बना दिया, लेते एग्जांपल में पॉटर का ही यूज़ करते हैं हम लोग, क्योंकि पहला दिया ही है यहाँ पर पॉट के बारे में। तो प्रोफेशन क्या है, यानी काम क्या है उसका, हाउ दे आर कनेक्टेड। तो प्रोफेशन है मटका बनाना, पॉटर मेक्स अ पॉट। तो वो पॉट बना तो लिया उसने, चलो अपने घर में मिट्टी ला के उसने मटके बना दिए, उसको सुखा के रेडी करके एकदम परफेक्ट मार्केट तक पहुंचाना तो पड़ेगा, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल चाहिए। तो व्हीकल भी मिल गया, चलो व्हीकल मिला तो वो मार्केट पर लेके गया। तो मार्केट ले जाने के बाद उसने क्या किया, उसको बेचा। तो बिज़नेस क्या है उसका, पॉटर का मटके बेचना, सेल्स पॉट। तो यहाँ पर अब आपको एक दो दिया है आइसक्रीम वाले की। अब आइसक्रीम अगर मुझे ख़रीदनी है तो आइसक्रीम पहले बनती कौन कहाँ से है, कैसे उसका शुरुआत होती है, ये सब देखते हैं। तो प्रोफेशन का है तो हाउ दे आर कनेक्टेड, पहले देखते हैं एनिमल हस्बेंडरी। अब आइसक्रीम में एनिमल हस्बेंडरी इसलिए क्योंकि दूध तो चाहिए ना आइसक्रीम बनाने के लिए। तो पहले तो आइसक्रीम बनाने वाला क्या करेगा, दूध इकट्ठा करेगा, फिर दूध से आइसक्रीम बनाएगा। बिजनेस क्या है उसका, आइसक्रीम बनाने का। और वेंडर क्या करेगा, आइसक्रीम बेचेगा। तो दूध से आइसक्रीम बनती है, उसको बनाने के बाद मार्केट में बेची जाती है। अब क्लोथ्स के बारे में बात करें तो क्लोथ्स हमें पता है कि टेलर बनाता है, टेलर हमारे कपड़े सीता है। तो टेलर क्या करता है, स्टिचेस क्लोथ। और शॉपकीपर क्या करता है, टेलर ने कपड़े बना तो दिए, जो मार्केट में भी हम मॉल्स में देखते हैं तैयार कपड़े, वो किसी ने तो सिए होंगे ना।
तो चलो उन्होंने तो सिल के रख दिया, अब बेचने के लिए क्या करता है शॉपकीपर, अपनी दुकान पे लाके उसे रखता है। पहले शॉपकीपर उनसे ख़रीदता है, फिर वो बेचता है। अब वॉशरमैन यानी धोबी, धोबी क्या करता है, धोबी हमारे कपड़े धोता है। तो ये कनेक्टिविटी दिखा रहा है कि आइसक्रीम बनाने वाले की कनेक्टिविटी कहाँ से है, दूध वाले से। वो दूध खरीदता है, दूध से फिर आइसक्रीम बनाता है। अब वो खुद नहीं बेचता है ना आइसक्रीम बनाने वाला, दुकान वाला लेके जाता है, फिर वो बेचता है। तो एक ही प्रोफेशन में बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सो मैनी पीपल टॉयल हार्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू अस। अब ये रीड करने की चीज़ें हैं कि हमें एक दूसरे पर हम डिपेंड रहते हैं कि हमें को कोई चीज़ चाहिए पर उसका डायरेक्ट हम यूज़ नहीं करते हैं। मतलब हम तो खाना खाते हैं पर उगाते नहीं हैं, ठीक है। सो वहाँ तक हमारे टेबल तक खाना लाने के लिए बहुत से लोगों ने मतलब काम किया है। तो ऑल वर्क्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। सभी का काम जो जो हमारी यूटिलाइज की चीज़ें की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब जो काम करते हैं, या छोटे हों या बड़े हों। जैसे कि अब कपड़े बनाने वाला टेलर छोटा व्यक्ति है, वो कपड़े सी तो लेता है और हम मॉल से ख़रीद के लाते हैं जो बड़ी दुकान है। तो वो स्टेटस नहीं देखना है, हमें क्या देखना है कि हम जो कपड़ा पहनते हैं उसके लिए जितनी लोगों ने मेहनत की है सब ने इक्वल मेहनत की है। सो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। तो वो डिपेंड करता है दूसरों पर कि हम किस तरह से हमारी लाइफ को जी सकते हैं, इजी लाइफ किस तरह से कर सकते हैं। जैसे पॉटर के लिए यहाँ पर आया था कि डोंकी का यूज़ करना है, तो ड्रिंकिंग कूल वाटर फ्रॉम पॉट, और पानी लाने के लिए सब चीज़ें के लिए। तो क्या गधे ने तो चलो मान लेते हैं डोंकी ने तो पॉटर की हेल्प कर दी कि चलो मिट्टी लेके आया, पर पॉटर की क्या ड्यूटी है, उस गधे को तो खाना खिलाना पड़ेगा ना, उस डोंकी को भी तो अच्छे से खाना खिलाएगा तभी तो वो उसके लिए काम कर पाएगा। तो यहाँ एक दूसरे की मदद करना पड़ता है। तो एक दूसरे की मदद किए बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। सो वी शुड आस्क अवरसेल्फ वेदर वी आर हार्मिंग द नेचर। आप खुद से पूछो कि क्या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आप अपने वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, आपके एनवायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं कोई भी चीज़ बनाते वक्त। अब मान लेते हैं कि फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं। फैक्ट्रीज़ तक तो हमारे पास सामान आ जाता है, लेकिन उस फैक्ट्रीज़ में जो सामान बनता है, जैसे हमारा मस्त बैग है, बेल्ट है, शूज़ है, हम पहनते हैं, बट उसके लिए जो लेदर फैक्ट्री होती है उसकी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट होता है। तो वो सब चीज़ों को मेंटेन करना भी तो बहुत ज़रूरी। चलो मान लेते हैं कि जूते बिना हम चल नहीं सकते, पर वो जूते बनाने के लिए उस एनवायरनमेंट को कितना पॉल्यूशन झेलना पड़ा है, तो उसको भी तो हमें मेंटेन करना है ना। तो वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट, द गिवर ऑफ ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ आवर लाइफ। एनवायरनमेंट क्या है, गिवर, वो हमें सारी चीज़ें देता है हमारी ज़रूरत की, जिससे हम अच्छे से आराम से कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। तो हमें भी उस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इट शुड बी अवर मॉरल ड्यूटी टू हैव अ पैशन ऑफ होमेज फॉर इट। यानी हमारा ये कर्तव्य है कि हमें भी उसके धगस से, मेहनत से हमें भी उसको मेंटेन करना चाहिए। आज चलो मान लेते हैं कि चलो मेरे में आज आई जागरूक हो गए तो हमने आज मेंटेन कर दिया, और कल फिर हम कुछ ऐसा कर दें कि हम उसी एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए। ज़रूरत की सारी चीज़ें अगर एनवायरनमेंट देता है तो हमें एनवायरनमेंट को संभालना भी चाहिए और उसे हमें पूरी तरह से बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। वी शुड हैव अ रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड टूवर्ड्स इट। तो आपको अगर कोई चीज़ मिलती है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं तो आपको सामने भी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। मतलब जैसे आज का वातावरण हम देख रहे हैं, बहुत ही अनआइडेंटिफाइड वातावरण हो चुका है, एटमॉस्फेयर बहुत ही अजीब हो चुका है।
तो वो सब हमारी गलती है। ग्लोबल वार्मिंग आ रही है तो किस लिए आ रही है? हमने एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं किया ना। उसको सरवाइव करने के लिए जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें वो हमने ले ली, बट एनवायरनमेंट को फ्रेश और पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए जो ज़रूरी है उसका हमने ख्याल नहीं रखा। तो अगर हम बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो एनवायरनमेंट भी सामने हमें उस तरह से पूरा मतलब जो मिलनी चाहिए चीज़ें वो नहीं देगा। तो आपको भी, आपकी भी मोरल ड्यूटी है कि आपको एनवायरनमेंट को संभालना है, ज़रूरत की सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। होप आपको ये इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।